वेलकम टू एक्सेल लर्निंग। तो हम लोग अपने एक्सेल लर्निंग में घटना चक्र का जो बेसिकली PYQs है उसको कवर कर रहे थे, एंशिएंट और एनवायरनमेंट को साइड बाय साइड। एंड आई विल ट्राई कि थोड़े दिन में हम लोग पॉलिटी भी स्टार्ट करते हैं बिकॉज वो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, सो जैसे जैसे एग्जाम्स पास आते जाएंगे आई विल ट्राई जितनी जल्दी जल्दी हम लोग अपलोड कर पाएंगे उतनी जल्दी जल्दी आई विल ट्राई कि मैं वीडियोज़ अपलोड कर दूँ और आपके नोट्स आपके टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी जो आप लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। देन बायोडाइवर्सिटी पे आते हैं। बायोडाइवर्सिटी बेसिकली क्या है, ये टॉपिक आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। रेंज ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ इन एन एनवायरनमेंट, यानी एक एनवायरनमेंट में कितने डिफरेंट टाइप की स्पीशीज़ हो सकती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ठीक, अब दूसरा अगर देखेंगे तो ये लार्ज स्केल पे हो सकती है, जैसे बायोम स्तर पे भी हो सकती है। अब अगर बात करते हैं तो आपकी तीन तरीके की बायोडाइवर्सिटी होती है। ठीक है, एक होती है अल्फा, दूसरी होती है बीटा, तीसरी होती है गामा डाइवर्सिटी। अगर हम बात करते हैं अल्फा डाइवर्सिटी की, यानी एक ही कम्युनिटी के अंदर जब हम अलग अलग स्पीशीज़ के बारे में जानते हैं, ठीक, तो हम उसको क्या कहते हैं, अल्फा, यानी छोटे स्केल पे देखते हैं। जैसे क्या हुआ, अगर आपने कोई एक, ये माउंटेन है आपका, इसके एक पैच और स्लोप पे इतनी दूर पे अगर आपने किसी बायोडाइवर्सिटी को रीड किया वो अल्फा में आएगा। फिर आते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन पर्टिकुलर एरिया। अगर आप देखते हैं ये भी आपकी बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन है, तो उसको भी ध्यान रखिएगा, दो अलग अलग डेफिनेशन से बार बार पूछा गया। बीटा पे आते हैं दो कम्युनिटीज है इकोसिस्टम के बीच में, यानी एक पैच आपने यहाँ लिया, एक यहाँ पर लिया, इन दोनों के बीच में आपस में जो भी डिफरेंस होगा स्पीशीज का, दो पैचेस के बीच में, वो आपकी बीटा डाइवर्सिटी हो जाएगी। फिर आते हैं आपके गामा, यानी पूरे स्लोप के अलॉन्ग, इतनी बड़ी एरिया के अलॉन्ग जब आप डाइवर्सिटी को मेजर करते हैं लार्ज स्केल पे, बायोम स्तर पे, तब आप उसको गामा डाइवर्सिटी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके तीन तरीके की डाइवर्सिटी होगी। किसने दी थी, विटेकर ने। कब दी थी, 1972 में। तो ये बायोडाइवर्सिटी की दोनों डेफिनेशन ध्यान रखिएगा, टाइप्स ध्यान रख लीजिएगा। फिर आते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी अगर बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं उसका सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या होता है, मेंटेनेंस ऑफ इकोसिस्टम। इन इकोसिस्टम को मेंटेन करना। क्यों, इकोसिस्टम मेंटेन रहेगा तभी आपकी बायोडाइवर्सिटी मेंटेन रह पाएगी, अदरवाइज नहीं रह पाएगी। ठीक, फिर आते हैं इन सीटू कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी पे, यानी इन सीटू कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी क्या होती है। अब आप ध्यान रखिए, एक चीज़ होती है इन सीटू, एक होती है एक्स सीटू। इन सीटू का मतलब होता है जो चीज़ नेचुरली जहाँ पर पाई जा रही है आप उसको वहीं पर प्रिजर्व कर रहे हैं। एक्स सीटू जो चीज़ नेचुरली जहाँ पाई जाती है उससे हटकर आप किसी और वातावरण में, किसी और एनवायरनमेंट में उसको प्रिजर्व कर रहे हैं। जैसे बायोस्फीयर रिजर्व, हम ऐसा तो नहीं होता है एक पूरे लैंड को उठा के कहीं और लेके जाते हैं फिर प्रिजर्व करते नहीं, जहाँ पर होता है उसके अराउंड ही प्रोटेक्टेड एरिया बना देते हैं। नेशनल पार्क में भी यही होता है, सेक्रेड ग्रूव, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ये सारे इन सीटू के एग्जाम्पल है। एक्स2 देख लीजिए, सीड बैंक, हमने बीज को कहीं पर किसी बहुत ही कोल्ड स्टोरेज में स्टोर करके रखा है, सीड बैंक हो जाएगा। बोटानिकल गार्डन, जहाँ पर हम अलग अलग प्लांट की स्पीशीज़ को लाके यहाँ पर बेसिकली क्या करते हैं, प्रिजर्व करके रखते हैं। हॉर्टिकल्चर रिक्रिएशनल गार्डन्स, जहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर्स देखने को मिल जाएंगे, अलग अलग टाइप ऑफ प्लांट्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक, और यहाँ पर उसको एक साथ लाके बेसिकली कल्टीवेट करके प्रिजर्व किया जाता है। तो ये आपके एक्स2 हो जाते हैं। फिर आते हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब ये क्वेश्चन था पीसीएस में कि डिस्ट्रक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी होता है किसकी वजह से, लैक ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिज्म होता है उसका नेचुरल हैबिटेट खत्म हो जाता है। जैसे अगर आप बात करते हैं जंगल आपका शहर में पाया जा रहा है, आप उसको उठा के पिंजरे में रखना चालू कर देंगे तो क्या हो जाएगा, उसका नेचुरल एनवायरनमेंट खत्म, तो वो कहीं ना कहीं आपकी बायोडाइवर्सिटी अफेक्ट होगी। एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ठीक है, आपका वातावरण का पोल्यूशन हो रहा है, फॉरेस्ट आपके डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगा। ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ आप रिसोर्सेज की बात करते हैं, आप रिसोर्सेज, पानी हो गया, कोई भी चीज़ हो गई है, कोल का भी बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, सोचिए ज़्यादा खुदाई करेंगे, ठीक है, जितनी खुदाई करेंगे आसपास के ऑर्गेनिज्म अफेक्ट होंगे। फिर इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सोटिक स्पीशीज़, बाहर की कोई एलियन स्पीशीज़ आपने क्या करी है यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दी है। अब ये तो आ गई है बट इसका प्रेडेटर नहीं आता है, इसका प्रेडेटर नहीं आता है जिसको खाता था, तो इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा ग्रो करती है, रैपिड ग्रोथ होती है इसको, अनकंट्रोल्ड। ठीक है, कैसी होती है, अनकंट्रोल, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, इस वजह से बाकी स्पीशीज़ भी वहाँ पर अफेक्ट होती है। एंड इसके बाद आता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसको आपने जेनेटिकल रूप से मॉडिफाई किया है, वो उसका क्या परिणाम होगा एनवायरनमेंट पे हम नहीं जानते हैं, उसको आपने इंट्रोड्यूस कर दिया एनवायरनमेंट पे, तो इससे भी आपकी स्पीशीज़ क्या हो सकती है, अफेक्ट हो सकती है ना। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं तो क्या है मेन रीजन फॉर डिक्रीज इन बायोडाइवर्सिटी, यानी बायोडाइवर्सिटी अगर कहीं पर डिक्रीज हो रही है तो उसका मेन रीजन क्या होता है, नेचुरल हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, यानी अगर आप किसी का घर ही तोड़ देंगे तो इंसान आपका वहाँ पर रहेगा नहीं। ठीक है, दिस इज द मेन रीजन कि अगर आप कभी भी देखेंगे किसी भी चीज़ का, है ना, आपको भी अगर आपकी भी पॉपुलेशन कम हो रही है, रीजन क्या होगा, बेसिकली नेचुरल हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रहा होगा, तो उसका घर ही तोड़ दो तो उसकी अपने आप उसकी पॉपुलेशन कम हो जाएगी एंड बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब ये जो आपका ये चूज़ किया था इसमें 4 ऑप्शन थे, हैबिटेट पॉल्यूशन, इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सोटिक स्पीशीज एंड ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ठीक, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेचुरल हैबिटेट हो जाता है। ठीक है, एक्सोटिक स्पीशीज, एक्सप्लॉयटेशन सबसे ज़्यादा आपका बेसिकली इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा। फिर आते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और नॉर्वेजियन गवर्नमेंट ने उस टाइम पे क्या किया था, आपका एक समझौता साइन किया था।
सेंटर फॉर बायोडाइवर्सिटी पॉलिसी एंड लॉ, यानी सेपोल में पर्टिकुलर उन्होंने क्या किया था, इस्टेब्लिश किया था। कहाँ पर बेसिकली देखेंगे किसके अंदर में, नेशनल जो बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी होती है उसके अंदर में, तो सेपोल ध्यान रखिएगा। और अभी जो रिसेंट करंट करेगा वो भी हम कवर कर लेंगे, ठीक है। तो ये करंट की न्यूज़ थी, उससे भी आपके एनवायरमेंट के क्वेश्चन बनते हैं। सेंटर फॉर बायोडाइवर्सिटी पॉलिसी एंड लॉ, सेपोल किसके अंडर में, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। बायोडाइवर्सिटी डे की बात करते हैं, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे कब होता है, 22 मई को मनाया जाता है। बाकी कंट्रीज की बात करेंगे तो 29 दिसंबर में भी कुछ कंट्रीज को देखने को मिल जाएगा। 2024 की इसकी थीम कौन सी थी अगर आप देखेंगे तो बी पार्ट ऑफ प्लान, अगर आप देखेंगे तो ये आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। और ये आपका देख सकते हैं चेन्नई में सिचुएटेड है। फिर आते हैं ये आपका CBD क्या है, फोर्स में आया था, इसलिए 29 दिसंबर में बहुत जगह मनाया जाता है। उसके बाद आते हैं यूपीएससी का क्वेश्चन, थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया। किसी पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में बायोडाइवर्सिटी को कौन कौन सा थ्रेट होता है। सबसे पहले ग्लोबल वार्मिंग आता है, यानी अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है। फ्रेगमेंटेशन ऑफ हैबिटेट आपका टूटता चला जा रहा है। इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीशीज आपकी क्या कर रही है, इन्वेड कर रही है। थ्रेट्स टू बायो सेम अगर आप देखेंगे तो क्या देखने को मिल रहा है, रिपीटेड, ये वही है, ये सेम क्वेश्चन आपका राजस्थान में रिपीट कर दिया गया था, एक्जैक्टली सेम, कि कौन कौन सी बायोडाइवर्सिटी को थ्रेट होता है। फिर दूसरी बार अगर आप देखेंगे थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी झारखंड में पूछा गया था, इसमें और क्या इंक्लूड किया गया था, डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट, यानी ग्लोबल वार्मिंग, फ्रेगमेंटेशन, एलियन स्पीशीज के अलावा नेचुरल हैबिटेट, डिस्ट्रक्शन ऑफ वेजिटेशन एंड झूम कल्टीवेशन, इसको भी ऐड किया गया था ना, क्योंकि झारखंड के एरिया में अगर आप देखेंगे झूम कल्टीवेशन बहुत देखने को मिलता है। फिर आते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट पे। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, कंजर्वेशन इंटरनेशनल ने क्या किया था, बहुत सारे हॉटस्पॉट्स को वर्ल्ड वाइड में आइडेंटिफाई किया था, यानी पूरी दुनिया में इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ने हॉटस्पॉट्स बताए थे। हॉटस्पॉट्स क्या होते हैं, ऐसी जगह होती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलती है, ठीक। जैसे अगर आप साउथ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, मेडिटेरेनियन रीजन की बात करते हैं, ठीक है, आपके अफ्रीका के ऊपर जो देखने को मिलता है, यहाँ पर आपका मेडिटेरेनियन सी, इसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो आपकी यूरोपियन कंट्रीज, तो ये मेडिटेरेनियन रीजन जो होता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा होते हैं। इंडिया की बात करते हैं, 4 बेसिकली है आपका, एक ईस्टर्न हिमालयाज में आता है, वेस्टर्न घाट्स होते हैं, इंडो बर्मा का रीजन आता है, सुंडालैंड जो आपको अंडमान निकोबार में देखने को मिल जाएगा। 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आपको इंडिया में देखने को मिल जाएंगे, ये भी बहुत बार पूछे गए हैं। फिर आते हैं क्रिटिकल इकोसिस्टम पार्टनरशिप फंड, ये किसने डिक्लेयर किया था, नॉर्थ अमेरिकन कोस्टल प्लेन को इन्होंने 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट डिक्लेयर किया था। तो ध्यान रखिएगा किसने डिक्लेयर किया, क्रिटिकल इकोसिस्टम पार्टनरशिप फंड, इन्होंने नॉर्दर्न अमेरिका जो आपका कोस्टल प्लेन है उसको भी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट डिक्लेयर किया है। कौन से नंबर का, 36 का है ना, जहाँ तक मैंने भी सर्च किया, मुझे इसके बाद अभी कोई हॉटस्पॉट मिला नहीं है रिसेंट में। फिर आते हैं हॉटस्पॉट्स क्या होते हैं, नॉट ओनली लोकेटेड इन ट्रॉपिकल रीजन्स, टेम्परेट रीजन्स में भी होता है। वहाँ पर एक ऑप्शन दिया था हॉटस्पॉट के रिगार्डिंग, कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है, तो उसमें लिखा था कि ये सिर्फ और सिर्फ ट्रॉपिकल रीजन में होता है, तो ऐसा नहीं होता है, ये आपके टेम्परेट में भी होते हैं। इंडिया में 4 है, हम देख चुके हैं, ईस्टर्न हिमालयाज, वेस्टर्न घाट्स, इंडो म्यांमार बॉर्डर, इंडो बर्मा, सुंडालैंड, यानी जहाँ पर आपको निकोबार मिल जाएगा, अंडमान नहीं, ठीक। वेस्टर्न घाट की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया यही देखने को मिलता है। बायोडाइवर्सिटी सेचुरेटेड एरिया, यानी यहाँ पर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी की वो सेचुरेट हो चुका है ना। सेचुरेट मतलब याद होगा, सेचुरेट मतलब क्या हुआ, पूरी तरीके से फुलफिल है, पूरा वो कंटेनर था इसके अंदर पूरा कर सकते हैं, तो कहेंगे कंटेनर इज सेचुरेटेड है ना, बोलते हैं माइंड सेचुरेट हो गया, यानी एग्जॉस्ट, जितनी आपकी माइंड की कैपेसिटी थी आप यूज़ कर चुके हैं ना, इट इज सेचुरेटेड, ठीक है, इट इज लाइक दैट। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स को ही इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट के नाम से भी जाना जाता है, तो माइट भी पॉसिबल आपको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ना देके इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट पूछ लिया जाए, तो ध्यान रखिएगा। फिर आते हैं बीपीएससी का क्वेश्चन, टॉलेस्ट नॉन लिविंग ट्री, ठीक है, यानी अभी तक का जाना जाने वाला लिविंग ट्री कौन सा है सबसे बड़ा, तो ये रेडवुड है, सिकोया का, कहाँ पर मिलते हैं, कैलिफोर्निया, यूएसए में। फिर IUCN में आते हैं, ये पर्टिकुलर अगर आप देखने को मिल जाएंगे एक्सटिंक्ट, अगर IUCN की डेफिनेशन में देखते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज की बात करते हैं, तो ये लिस्ट निकालता है, आपको पता है ना, रेड लिस्ट जिसको कहते हैं, कौन सा एनिमल बहुत ज़्यादा डेंजर में है, एंडेंजर्ड है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, वल्नरेबल है, लीस्ट कंसर्न है, कौन कौन से बिल्कुल विलुप्त हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। तो एक्सटिंक्ट की डेफिनेशन क्या होता है, हैज़ नॉट बीन सीन इन नेचुरल हैबिटेट फॉर 50 साल, यानी अपने जो उनका प्राकृतिक एनवायरनमेंट होता है, वातावरण होता है, उसमें पिछले 5 सालों में वो नहीं पाए गए हैं, ठीक, तो उसको एक्सटिंक्ट कहेंगे। फिर देखते हैं नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सटेंशन ऑफ स्पीशीज़, इसमें से कौन से ऐसे रीजंस थे जो आपके किसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं थे, एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज़ के लिए। अब सबसे पहले देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें आपकी क्या कर सकती हैं, एक्सटिंक्ट कर सकती हैं, यानी कौन से जानवर जल्दी विलुप्त हो जाएंगे, जिनका बॉडी साइज़ बहुत बड़ा होगा, जैसे मैमथ हम लोग देखते हैं, है ना, आइस एज में मूवीज़ आती हैं, वो जो बड़े वाले आपको एलिफेंट टाइप में दिखते हैं,
बहुत बड़ा साइज था इसलिए वो एक्सटेंड जल्दी हो गए। नैरो नीच, नीच मतलब क्या होता है आपका फंक्शनल रोल, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ लेक्चर में, आप क्या खाते हैं, कहाँ रहते हैं, वो भी डिफाइन करता है। अगर आप बहुत गिने चुने खाना खाते हैं, ठीक है, आप गिनी चुनी जगहों पर रहते हैं तो आपका सर्वाइवल मुश्किल है, आप कहीं पर भी अडाप्ट कर जाएंगे तो आपका सर्वाइवल बहुत ईजी है। फिर लैक ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी, यानी आपकी जेनेटिक वेरिएबिलिटी बहुत कम है। आपके जो बेसिकली आप जैसे जो और स्पीशीज है, आपकी जो क्लोज रिलेटिव्स है, उनमें वेरिएशन बहुत कम है। ज़्यादा वेरिएशन होगा, अडेप्टेबिलिटी ज़्यादा देखने को मिल जाएगी। रिस्पॉन्सिबल क्या नहीं होता है, ब्रॉड नीच, यानी अगर आपका नीच ब्रॉड है, आप रोल जो प्ले कर रहे हैं कम्युनिटी में वो, ठीक, अपनी एनर्जी कहाँ से लेते हैं और किस तरीके से आप इकोसिस्टम को क्या करते हैं, सब एक कोई भी चीज़ सप्लाई करते हैं, वो डिसाइड करता है आपका नीच। यानी आप कहाँ कहाँ, लेट्स से आप एक पेड़ की पत्ती भी खा सकते हैं, फ्रूट भी खा सकते हैं, बार्क भी खा सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, तो ये आपका ब्रॉड नीच दिखाता है। यानी आप किसी भी चीज़ पर सर्वाइव कर सकते हैं, आप ठंडे पानी में रह सकते हैं, गर्म पानी में रह सकते हैं, रेत में रह सकते हैं, तो ये आपका ब्रॉड नीच दिखा रहा है, ठीक है। एंड जिसका होता है वो अपने एक्सटेंशन के रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, तो ये आपको ऑप्शन में देना था। फिर इंडिया एम्स टू अचीव लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी बाय 2030, यानी जितना लैंड हमने डिग्रेड किया है उतना ही लैंड हम रीस्टोर कर रहे होंगे। ये हमारी कंडीशन कब आ जाएगी, 2030 तक, तो ये ध्यान रखिएगा। रेड डेटा बुक की बात करते हैं, IUCN निकालता है, क्या करते हैं, थ्रेटन्ड प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज, यानी जो भी प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज खतरे में होती हैं, एंडेंजर्ड होती हैं, ऑर्गेनिज्म एंड एनिमल्स फेसिंग डेंजर ऑफ एक्सटेंशन, यानी वो ऑर्गेनिज्म या एनिमल्स जिनको खतरा होता है विलुप्त हो जाने का, वो सारी की सारी आपकी इस बुक में रखी जाती है, ठीक है। एज इट इज डेफिनेशन पूछी गई थी। फिर आते हैं यूपीएससी में एंडेंजर्ड स्पीशीज के बारे में पूछा गया था। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बात करते हैं, मस्क डियर, रेड पांडा, एशियाटिक वाइल्ड एस, ये सारे के सारे आपके क्या है, एंडेंजर्ड स्पीशीज में आते हैं, सारे आपको इंडिया में देखने को मिल जाएंगे। फिर उत्तराखंड में देखते हैं, एनविस के बारे में पूछा गया था। एनवायरमेंटल इन्फॉर्मेशन सिस्टम है आपका एनविस, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर में आता है। ये कौन सी मिनिस्ट्री में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो इन्होंने एनविस के अकॉर्डिंग 4 आपके थे और इनके अलग अलग बेसिकली स्टेटस को देखना था। गोल्डन लंगूर क्या है आपका, एंडेंजर्ड है, ठीक है। लॉक गिबन की बात करते हैं, एंडेंजर्ड है। एशियाटिक वाइल्ड डॉग, ठीक है, एंडेंजर्ड है। एशियाटिक वाइल्ड डॉग का एक और नाम है, ठीक है, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, जिन्होंने पहले ही मेरे से पढ़ा है उनको मैंने बहुत बार बताया। तो एशियाटिक वाइल्ड डॉग का दूसरा नेम क्या है वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। फिर डेजर्ट कैट की बात करते हैं, इनका स्टेटस लीस्ट कंसर्न है, यानी बहुत ज़्यादा खतरे में नहीं है। फिर आते हैं, ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है एंड बर्ड की पॉपुलेशन श्रिंक कर रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, इसका रीजन देना था। तो लार्ज स्केल रिडक्शन इन हैबिटेट ऑफ बर्ड्स, ऑब्वियस सी बात है, हैबिटेट सबसे इंपॉर्टेंट रीजन होता था। तो बर्ड का जो हैबिटेट है वो बेसिकली खत्म हो जा रहा है, पेड़ हम लोग खत्म कर दे रहे हैं ना, वो लोग कहाँ पर अपना घोंसला बनाएंगे, इसलिए आपके घर पे घुस के कहीं पर भी घुस के बना देते हैं, ठीक। लार्ज स्केल यूज ऑफ पेस्टिसाइड बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, जैसे DDT। ये DDT क्या करता है, इनकी एग शेल को पतला करता है, यानी इनकी बॉडी में जाके एक्यूमुलेट होगा, उसके बाद जो इनके अंडे होंगे उन अंडों के जो शेल रहेगा ना वो बहुत पतला रहता है, पतला रहेगा तो बहुत जल्दी टूट जाएगा, ठीक। केमिकल फर्टिलाइजर, मॉस्किटो रिपेलेंट्स, ये सारी चीज़ें बर्ड की पॉपुलेशन को श्रिंक कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ह्यूमन की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, इनकी कम हो रही है, रीजन क्या है ये हमने देख लिया। फिर आते हैं रीजन फॉर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन उत्तराखंड, स्पेसिफिकली उत्तराखंड का क्वेश्चन, और उत्तराखंड में ही पूछा गया था कि वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी कम होने का रीजन क्या है, वहाँ पर खत्म होने का रीजन क्या है। एक्सपेंशन ऑफ रोड, वहाँ रोड हम बना रहे हैं, अर्बनाइजेशन कर रहे हैं, एग्रीकल्चर को एक्सटेंड कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें क्या कर रही हैं, आपके नेचुरल हैबिटेट को डिस्टर्ब कर रही हैं, ठीक है। और इसकी वजह से वहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, बायोडाइवर्सिटी कम। ना मुझे बताइएगा, जोशीमठ का केस आपने सुना होगा, ठीक है, जोशीमठ सिंकिंग सुनी होगी, तो यहाँ पर मुझे बताइएगा जोशीमठ में क्या बेसिकली केस था, किस रीजन से आया था पर्टिकुलरली, रीजन क्या है, एंड उसके पीछे अगर आप देखेंगे तो जो रीजन था उस रीजन के पीछे भी एक रीजन था। यानी अगर आप देख रहे हैं कि वहाँ पर हो सकता है फ्लड आया, ठीक है, आई एम जस्ट टेलिंग यू, हो सकता है वहाँ पर लैंडस्लाइड हुई, तो उसका रीजन क्या है, यानी मेन रीजन क्या था जोशीमठ में पूरी की पूरी डिवास्टेशन के लिए। फिर आते हैं सिक्किम पे। सिक्किम बेसिकली क्या कहता है आपका, 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1975 में सिक्किम को क्या बना दिया गया था, इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया बना दिया गया था। कंसिडर्ड क्या किया जाता है, बॉटनिस्ट पैराडाइज, क्यों, क्योंकि ये हॉटस्पॉट माना जाता है नॉर्थन हिमालय का, वैसे तो ईस्टर्न हिमालय है, बट अगर उत्तर भारत का आप हॉटस्पॉट देखोगे तो आपका सिक्किम ही है। बहुत डिफरेंट वैराइटीज ऑफ प्लांट्स आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, हर्बेशियस से लेके मशरूम की भी वैराइटीज देखी गई थी अगर आपको याद हो। और यहाँ पर देखेंगे मेनली कौन कौन सी आपको ट्राइब देखने को मिल जाएगी, लेपचास देखने को मिलती है। फिर आता है भूतियाज और नेपालीज, तो ये ट्राइब का नाम भी ध्यान रखिएगा, ये एज इट इज क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा गया था, सिक्किम के रिलेटेड कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है। फिर आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी टुगेदर विद ट्रेडिशनल ह्यूमन लाइफ
इन स्टैब्लिशमेंट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। यानी सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी क्या है, किस चीज़ के लिए, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी टुगेदर विद ट्रेडिशनल ह्यूमन लाइफ। तो अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पर हम बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व कर रहे हैं और वहाँ पर जो रहते हैं लोग, उनकी जो ट्रेडिशनल लाइफ है, ठीक है, जो लाइफ वो अभी तक जीते चले आ रहे हैं, उन दोनों लाइफ को साथ में प्रिजर्व किया जाता है, तो ऐसी जगह को बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी भी प्रिजर्व होती है, जो वहाँ पर ट्रेडिशनल ह्यूमन ट्राइब्स रह रहे होते हैं उनको भी प्रिजर्व किया जाता है। इंडिया की बात करते हैं तो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में इंडिया पर्टिकुलरली इंक्लूडेड है, और यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है, उसके तहत इंडिया की आपको बहुत सारी साइट्स देखने को मिल जाएगी। बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी के रूप में भी काम आता है। ये आपका क्वेश्चन पीसीएस 2013 में पूछा गया था, ठीक है। देखिए यूपीएससी में 2013 है, इससे रिलेटेड ये आपका 13 में। फिर आते हैं दूसरा, क्रायो बैंक क्या होता है। क्रायो बैंक बेसिकली XC2 कंजर्वेशन होता है, ठीक है। क्रायो जहां पर आ रहा है बेसिकली इसका देखिएगा लो टेम्परेचर से रिलेटेड होता है एंड लिक्विड नाइट्रोजन में, ठीक है। नाइट्रोजन को यूज करते हुए लिक्विड नाइट्रोजन से बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, लगभग -196 डिग्री सेल्सियस इतना ठंडा टेम्परेचर बनाते हैं, यहाँ पर चीज़ों को प्रिजर्व करते हैं। अब ये नेचुरल एनवायरमेंट तो है नहीं, तो इसीलिए कैसा हो जाएगा, XC2। दूसरा, मैक्सिमम डाइवर्सिटी कहाँ देखने को मिल जाएगी, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, और ये सबसे ज़्यादा ऑप्टिमम बायोम होता है, यानी यहाँ की कंडीशंस किसी भी एनिमल प्लांट के लिए सबसे ज़्यादा बेसिकली ऑप्टिमम होती है। और ये कहाँ मिलता है, ये आपका अर्थ हो गया, अर्थ में ये आपको इक्वेटर देखने को मिलता है, इसके 10 डिग्री साउथ तक एंड 10 डिग्री नॉर्थ तक, ठीक है। दोनों ही एरियाज में ये जो एरिया आपको देखने को मिल जाएगा ये आपके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का होता है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। फिर आते हैं स्पीशीज डाइवर्सिटी रिलेटिवली हायर इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट प्लस कोरल रीफ, यानी बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए थे, तो सबसे ज़्यादा कहाँ मिलती है हमने देख लिया, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में या कोरल रीफ। ये दो एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर रिलेटिवली बाकी के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा स्पीशीज डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। फिर आते हैं ग्रेटेस्ट डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल एंड प्लांट स्पीशीज अकर्स इन, अभी हमने देखा ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट, ठीक है। ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट यानी ट्रॉपिकल भी है और उस पर से कैसा है, मॉइस्ट है, यानी यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है आपको, बारिश देखने को मिल रही है। एवरग्रीन है यानी क्या देखेंगे, ह्यूमिडिटी देखने को मिल जाएगी, तो पानी होना चाहिए वहाँ पर, ठीक है। ऐसा नहीं है ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट आप देख रहे हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात करते हैं, इकोसिस्टम हैज मैक्सिमम बायोमास, यानी यहाँ का जो इकोसिस्टम होता है उसमें बायोमास सबसे ज़्यादा होता है। अब बायोमास क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम पे पर्टिकुलर एरिया में जितने भी स्टैंडिंग आपके बेसिकली प्लांट या कुछ भी देखने को मिल जाएंगे, उसका टोटल बायोमास, ड्राई वेट निकालेंगे, पत्तियों का वेट, ये सारा वेट जो टोटल होता है उसको हम लोग बायोमास कहते हैं। फिर देखते हैं उत्तराखंड का क्वेश्चन, बायोडाइवर्सिटी चेंजेस अकर क्यों होता है, ये बेसिकली इंक्रीजेस टुवर्ड्स इक्वेटर, यानी जैसे जैसे आप क्या करेंगे, इक्वेटर की टुवर्ड्स जाएंगे, वैसे वैसे क्या करता जाएगा, इंक्रीज करता चला जाएगा, ठीक है। और हमने क्या देखा है, आपके बेसिकली जो इक्वेटर का एरिया होता है वहां पर सबसे ज्यादा मैक्सिमम देखने को मिलता है। फिर आते हैं रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी की अगर बात करते हैं, सो रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी आपको कहाँ पर देखने को मिल जाएगी, साइलेंट वैली में देखने को मिल जाएगी, जो आपका केरला में सिचुएटेड है, ठीक है। ये भी देखिए आपका एरिया कितने पे आता है, 11 डिग्री से लेके 76 डिग्री बेसिकली आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा एरिया है, साइलेंट वैली में होता है। नेशनल पार्क 1986 में इसको डिक्लेयर किया गया था। और ऑप्शंस क्या थे, कश्मीर वैली, सुरमा वैली, वैली ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। उत्तराखंड चमोली डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिल जाएगा, ये भी आपका क्वेश्चन में आया हुआ है, ठीक है। वैली ऑफ फ्लावर्स आपका कहाँ पर है, एंड साइलेंट वैली है, यहाँ पर आपकी रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी थी अमंग ये सारे ऑप्शंस में। फिर आते हैं वेटलैंड्स, रामसर साइट्स एसोसिएटेड विद कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स, यानी जो आपकी रामसर साइट्स होती हैं किससे रिलेटेड होती हैं, वेटलैंड को कंजर्वेशन से रिलेटेड। अब वेट पता लग रहा है यानी पानी है बहुत ज्यादा, थोड़ा सा लैंड है यानी दलदल टाइप का जो इलाका होता है उसको वेटलैंड्स कहा जाता है, ठीक। 2 फरवरी 1971 को वर्ल्ड वेटलैंड डे बेसिकली हम लोगों ने सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया था, उस 2 फरवरी को ही स्टार्ट किया था। क्यों, उस टाइम पे डिक्लेरेशन आपका साइन हुआ था, कहाँ पर हुआ था, रामसर में हुआ था, इसीलिए इसको रामसर साइट कन्वेंशन कहा जाता है। 2024 के थीम ध्यान रखते हैं तो क्या है, वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबिंग, यानी वेटलैंड और ह्यूमन की वेलबिंग दोनों को हमको साथ साथ लेके चलना है। वेटलैंड्स की बात करते हैं इंडिया में, तो एक और क्वेश्चन आया हुआ था, चिल्का, वुलर, केवलादेव, लोकटक, ये आपकी पर्टिकुलरली वेटलैंड्स जो रामसर के अंदर में आते हैं। बिहार की पहली रामसर साइट कौन सी थी, बेगूसराय काबरताल, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये बिहार बीपीएससी में पूछा गया था। फिर इंडिया की बात करते हैं, लार्जेस्ट इनलैंड सलाइन वेटलैंड कौन सा है, सांबर लेक, यानी सबसे बड़ी सलाइन नमक वाली इनलैंड, यानी अगर आप जमीन के अंदर देखेंगे तो कौन सी आपको लेक देखने को मिल रही है, सांबर लेक है, कहाँ पर है, राजस्थान में है। बायोस्फीयर रिजर्व पे आते हैं, एरिया फॉर कंजर्वेशन ऑफ जेनेटिक वेरिएशन, ठीक है। ऑलरेडी हम लोग एक डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। दूसरा क्या है, ऐसा एरिया जहां पर जेनेटिक वेरिएशन को आप प्रिजर्व करते हैं, दैट इज आपका बायोस्फीयर रिजर्व।
फिर कार्टेजिना प्रोटोकॉल पे आते हैं। ये क्या है? बायो सेफ्टी एग्रीमेंट है, ठीक है। बायो सेफ्टी से रिलेटेड आपको एग्रीमेंट देखने को मिल रहा है। कब अडॉप्ट किया गया था? 26 जनवरी 2000 को, और इसको लागू कब किया गया? 11 सितंबर 2003 को। तो बायो सेफ्टी एग्रीमेंट है, पर्टिकुलर ध्यान रखिएगा। इंडिया ने कब इसको बेसिकली कन्फाइन किया था? 1 जनवरी 2003 को। मोस्ट अफेक्टिव फैक्टर क्या है फॉर कोरल ब्लीचिंग? अब यहाँ पर क्या था, जब आपका सी वाटर का नॉर्मल टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होते हैं, टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। जैसे ही आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, सी वाटर की अगर बात करेंगे, सी वाटर जैसे ही बढ़ेगा तो आपकी कोरल के जो बेसिकली एल्गी होते हैं, जूज़ैंथली जो एल्गी होते हैं, ये एल्गी वहाँ से निकलने लगते हैं, ठीक है। ये आपका कोरल है, मान लीजिए कोरल के ऊपर आपके एल्गी लगे हुए हैं, ये एल्गी टेम्परेचर बढ़ने की वजह से इसको छोड़ के चले जाएंगे एंड कोरल अकेला बच जाएगा, जो कैसा हो जाएगा, व्हाइट कलर का हो जाएगा। एंड इसी प्रोसेस को हम लोग कोरल ब्लीचिंग कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ब्लीच करके जनरली अगर आप देखेंगे कोई भी चीज़ व्हाइट हो जाती है। सो दिस इज कोरल ब्लीचिंग। मेन रीजन क्या होता है इसका? राइज इन टेम्परेचर। कोरल ब्लीचिंग, फिर आप देख सकते हैं सिग्निफिकेंट फैक्टर क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग यानी आपके जो गैसेज हैं हार्मफुल बढ़ेंगी, है ना, एटमॉस्फेयर को कवर करेंगे, इससे आपका टेम्परेचर बढ़ेगा। फिर इंडिया की बात करते हैं, 4 मेजर रीजन देखने को मिल जाएंगे आपको किसके? कोरल रीफ्स के। कौन कौन से? सबसे पहले लक्षद्वीप, जहां पर आपको अटॉल रीफ देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब अटॉल रीफ से मैं आपको बता दूं, 3 तरीके की कोरल रीफ आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। 3 तरीके के आपके कोरल रीफ होते हैं, बैरियर, फ्रिंज एंड अटॉल। अब मुझे आपको बताना है कि अटॉल रीफ्स क्या होते हैं, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम याद दिलाती हूँ। देखिए साइड में इस तरीके से आपका पूरा दिखेगा, सेंटर में एक होगा, यहाँ पर पूरा पानी भर जाता है, ठीक है। साइड में पानी और यहाँ पर बीच में सेंटर में पानी, साइड में एक रिम की तरह आपको कुछ देखने को मिल जाएगा, ये आपकी अटॉल रीफ के उसमें आता है। गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ कच्छ और अंडमान निकोबार आइलैंड्स, ये 4 मेजर रीजन है इंडिया में जहाँ पर आपको क्या देखने को मिल जाएगा? कोरल रीफ देखने को मिल जाता है। फिर हम वापस देखते हैं आपके किसके बात पे, ये थोड़े से एडवांस क्वेश्चन है जो आपको यूपीएससी में भी देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। ट्राई करते हैं, अगर ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होता है तो आज इसको पूरा कंपाइल करा देते हैं, नहीं तो एज यूजुअल नेक्स्ट चैप्टर अपना ले लेंगे। फर्स्ट टर्म बायोडाइवर्सिटी किसने यूज़ किया था? तो पहला जो टर्म था आपका बायोडाइवर्सिटी का, वो वॉल्टर जी रोजन ने यूज़ किया था, ठीक है, नाम ध्यान रखिएगा। फिर देखते हैं अगर कि आपका दूसरा क्या है, बायोडाइवर्सिटी फॉर्म्स बेसिस फॉर ह्यूमन एग्जिस्टेंस। आपका बायोडाइवर्सिटी क्या करता है? ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए बेसिस फॉर्म करता है, यानी ह्यूमन एग्जिस्टेंस होगा कब होगा? जब आपकी बायोडाइवर्सिटी होगी। कैसे? सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं ये अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं, वेस्ट को रिसाइकिल करने में हेल्प करते हैं एंड क्रॉप की पॉलिनेशन में। ये सारी चीज़ें नहीं होगी तो ह्यूमन भी एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, इसलिए बायोडाइवर्सिटी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर बात करते हैं डिकेड, यानी डिकेड पूछा गया था पीसीएस के एग्जाम में कि 2011 से लेकर 20 तक का डिकेड कौन सा है? तो डेजिग्नेटेड बाय यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को करता है किस तरीके से? डिकेड ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी के डिकेड के रूप में इसको क्या किया जाता है? पर्टिकुलरली स्पेसिफाई किया जाता है। नाउ अब अगर देखेंगे तो ये 2011 से लेकर 2020 तक यूएनओ ने क्या डिक्लेयर किया है? डिकेड ऑफ बायोडाइवर्सिटी डिक्लेयर किया है। थोड़े बहुत और डिकेट्स मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं, माइट भी पूछे जाएंगे। 2021 से लेकर 30 तक अगर आप देखेंगे यूएन डिकेड है बेसिकली अगर आपका हेल्थ एजेंसी का, ठीक। फिर आपका 21 से 30 तक एक और है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन के लिए, और था ओशन के लिए पर्टिकुलरली फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, ओशन को किस तरीके से हमको प्रिजर्व करना है, एंड सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं 14 से लेकर 24, इस साल ये डिकेड खत्म हो रहा है तो इसको एक बार देख लीजिएगा। सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल ये आपका डिकेड था 14 से लेकर 24 तक। फिर 19 से 28 तक है आपका यूएन फैमिली फार्मिंग, ठीक। फिर 18 से 27 इराडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। तो ये कुछ थोड़े बहुत डिकेट्स से जो आप देख लेंगे, एंड इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट होते हैं तो हम लोग करंट में कवर कर लेंगे, ठीक है। फिर फैक्टर फॉर इंक्रीज इन बायोडाइवर्सिटी ऑफ इकोसिस्टम, किसी इकोसिस्टम की अगर बात करते हैं तो वहाँ पर इकोसिस्टम में बायोडाइवर्सिटी को इंक्रीज करने के क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? डिक्रीज करने का थ्रेट हम लोग देख चुके हैं, इंक्रीज देखते हैं, ठीक। तो क्या था? प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी अच्छी रहेगी तो वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी भी बढ़ेगी, ऑब्वियस सी बात है। प्रोडक्टिविटी अच्छी है तो बहुत सारे ऑप्शंस होंगे किसी के लिए फूड के, बहुत सारे ऑप्शंस होंगे फूड के, तो जो भी ऑर्गेनिज्म होगा वो इजीली थ्राइव कर पाएगा। इंटरमीडिएट डिस्टर्बेंस अगर आप देख सकते हैं, एज ऑफ इकोसिस्टम, कितना पुराना आपका इकोसिस्टम हो जाएगा। जैसे अगर आप सक्सेशन देखते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी, जितना पुराना होता है आपका इकोसिस्टम उतना ज़्यादा वो कैसा होता है? स्टेबल होता है, उतनी ज़्यादा वहाँ पर कम्युनिटीज़ देखने को मिल जाती है। फिर आते हैं लेस नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स, ये आपका एक ऑप्शन है, ये टोटल गलत है। जितने कम ट्रॉफिक लेवल्स होंगे उतना सर्वाइवल मुश्किल होगा, ठीक है। अगर आप देखेंगे ज़्यादा क्या होगा, वैसे भी अगर आप देखेंगे ट्रॉफिक जो लेवल्स होते हैं वो मैक्सिमम 4 to 5 ही हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होते हैं। तो ये किसी तरीके से आपकी बायोडाइवर्सिटी को इंक्रीज करने में हेल्प नहीं करता है। देन आते हैं वल्चर्स पे। वल्चर्स बहुत ज़्यादा कॉमन है इंडिया में, कॉमन थे बट अभी ये क्या हो गए हैं, थोड़ा सा रेयरली दिखाई दे रहे हैं।
अभी जो वल्चर्स होते हैं बहुत रेयरली आपको देखने को मिलते हैं। रेयरली क्यों देखने को मिलता है? ड्यू टू ड्रग यूज बाय कैटल ओनर्स फॉर ट्रीटिंग डिजीज कैटल्स। अगर कैटल्स को कोई दिक्कत हो रही थी, पेन हो रहा था किसी भी तरीके से, तो एक ड्रग यूज होती है, इसको कहते हैं डिक्लोफेनेक। अभी भी आप देखेंगे तो ह्यूमंस भी यूज करते हैं डिक्लोफेनेक, एसिलोफेनेक, बट इस कंपोजिशन को मना किया जाता है ना। ये क्या करते हैं, वल्चर्स में जाके इनकी किडनी रप्चर कर देते थे, इनकी किडनी को खराब कर देते थे, और इसकी वजह से किडनी फेलियर की वजह से वल्चर्स की डेथ होती है। ये बहुत ही कम दिखने लग गया। फिर आते हैं अ ट्री स्पीशीज इन मॉरिशस फेल टू रिप्रोड्यूस बिकॉज ऑफ एक्सटेंशन ऑफ फ्रूट बीटिंग बर्ड ना। यहाँ पर बहुत ही यूनिक आपको एक देखने को मिल जाएगा डिपेंडेंसी का फीचर, कि एक वहाँ पर ट्री है, कहाँ पर अगर आप देखेंगे मॉरिशस में, जिसका नाम क्या है, टोम्बोलोको ट्री। इसको डोडो ट्री भी कहा जाता है। क्यों? वहाँ पर एक बर्ड होती है जिसका नाम है डोडो बर्ड। वो फ्रूट ईटिंग बर्ड है, यानी वो उसका फ्रूट खाती थी, एंड फ्रूट खाने के बाद में वो क्या करती थी, उस पर्टिकुलर प्लांट के रिप्रोडक्शन में हेल्प करती थी, है ना। जो पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है, डिस्पर्सल का प्रोसेस होता है, उसमें हेल्प करता है। क्योंकि ये बर्ड आपकी एक्सटिंक्ट हो गई है, इसीलिए वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ट्री स्पीशीज भी रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रही है। ठीक, तो ये आप देख सकते हैं, कोएवोल्यूशन का फीचर आप देख सकते हैं। फिर आते हैं ब्लू फिन्ड मसीर पे, ये आपको कावेरी नदी में देखने को मिल जाएगी। इरावदी डॉल्फिन की बात करते हैं, चिल्का लेक रिवर्स में आपको देखने को मिल जाएगा। साउथ ईस्टर्न की जो बेसिकली रिवर आपको देखने को मिल रही है, बे ऑफ बंगाल में अगर आप देखेंगे तो ये सारी की सारे आपके पर्टिकुलर वहाँ पर देखने को मिल जाएगी। रस्टी स्पॉटेड कैट की बात करते हैं तो ये आपको ईस्टर्न घाट्स में देखने को मिल जाएगी। दूसरा देखते हैं ह्यूज फॉल इन पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाइज। बटरफ्लाइज की पॉपुलेशन में बहुत ही कम आपको बेसिकली बहुत ज़्यादा फॉल देखने को मिल रहा है, इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम हो जा रही है। रिजल्ट क्या हो रहा है इससे, यानी बटरफ्लाई की पॉपुलेशन नहीं अगर ठीक से ग्रो कर पा रही है, कम हो रही है, तो उससे हमें क्या हार्म है, पॉलिनेशन बहुत सारे प्लांट्स का अफेक्ट हो रहा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, एडवर्सली अफेक्ट होता चला जा रहा है। दूसरा, इट लीड टू फॉल इन पॉपुलेशन ऑफ सम स्पीशीज ऑफ वास्प, स्पाइडर एंड बर्ड्स। बहुत सारी आपकी और स्पीशीज है, किसकी, वास्प की, स्पाइडर की एंड बर्ड्स की, इनकी पॉपुलेशन में भी आपको कमी देखने को आ रही है। तो ये यूपीएससी का क्वेश्चन 2017 का ध्यान रखिएगा और ये 19 का, तो दोनों ध्यान रखिएगा। ब्लूफिन मशीर आपको कौन सी नदी में मिल रही है, इरावदी कहाँ पर है, एंड रेड रस्टी स्पॉटेड कैट। फिर आते हैं इंडियन वाइल्ड लाइफ की बात करते हैं। यहाँ पर आपको एक फॉक्स देखने को मिलता है, फ्लाइंग फॉक्स। ये क्या है, ये क्वेश्चन था, ये एक बैट है, एक तरीका का क्या है, एक बैट है। फिर आते हैं 48 पे पर्टिकुलरली देखते हैं, ये क्या देखने को मिल रहा है, मरीन एनिमल की बारे में बात हो रही है। मरीन एनिमल कौन सा है आपका, डुगोंग है। ठीक है, और इसका जो पर्टिकुलरली अगर आप देखेंगे स्टेटस है, वल्नरेबल टू एक्सटिंक्शन की तरफ जा रहा है, और ये कौन सी कैटेगरी में आता है, मैमल की कैटेगरीज में आता है। फिर आते हैं आपके सी काउ के ऊपर, यूपीएससी का क्वेश्चन है, सी काउ पर्टिकुलरली क्या होते हैं, यही आपके डुगोंग्स को सी काउ कहा जाता है। ये कहाँ पर मिलते हैं, गल्फ ऑफ मन्नार में, पाक पे में देखने को मिल जाएगा। ये वही एरिया जो इंडिया को श्रीलंका से कनेक्ट करता है, जहाँ पर आपको रामेश्वरम में सेतुबंध देखने को मिल जाता है। सी काउ क्या होते हैं, हर्बीवोरस होते हैं, यानी तो टोटली क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स को फीड करते हैं। किस में आते हैं, वाइल्ड लाइफ जो प्रोटेक्शन एक्ट हमारा 1972 का, जिसमें आपके बहुत सारे एनिमल्स को प्रिजर्व किया गया है, और प्रिजर्वेशन की लिस्ट में आपके पर्टिकुलरली शेड्यूल 1 में रखा गया, यानी सबसे ज़्यादा बेसिकली प्रोटेक्शन, सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन इनको प्रोवाइड की गई है। क्राइटेरिया क्या है, कंट्रीब्यूटेड टू रिकॉग्नाइज वेस्टर्न घाट्स, श्रीलंका एंड इंडो बर्मा। अब आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था, इंडिया में 4 बेसिकली आपको हॉटस्पॉट देखने को मिल जाएंगे। उन 4 हॉटस्पॉट्स में अगर आप देखेंगे, एक आपका कौन सा होता है, वेस्टर्न घाट होता है, श्रीलंका होता है, एंड दूसरा आपको क्या देखने को मिल जाएगा, इंडो बर्मा देखने को मिल जाएगा। तो इन चारों में एक आपने वेस्टर्न घाट देखा, ठीक है, श्रीलंका का एरिया आप देख सकते हैं, इंडो बर्मा आप ऑलरेडी देख चुके हैं। इसमें क्या क्या क्राइटेरिया होता है, स्पीशीज रिचनेस, बहुत सारी डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज होनी चाहिए। एंडेमिज्म, यानी वो स्पीशीज, बहुत सारी स्पीशीज ऐसी भी होती हैं जो उस एरिया के अलावा पर्टिकुलरली कहीं पर नहीं होती है। एंड थ्रेट परसेप्शन, यानी वो स्पीशीज कितने आपके थ्रेट में है। देन आते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाइज कहाँ पर फाउंड होती हैं, ट्रॉपिकल कंट्रीज में। ठीक है, रीजन दे कैन नॉट टॉलरेट लो टेम्परेचर, ये आपकी लो टेम्परेचर पर सर्वाइव नहीं कर सकती, इसीलिए ज़्यादातर आपको कहाँ मिलती हैं, ट्रॉपिकल कंट्रीज में। फिर आते हैं बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के बारे में बात करते हैं, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी अगर आप देखेंगे ग्लोबल पार्टनरशिप है आपका कंजर्वेशन यानी संरक्षण के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है। ये क्या करता है, आइडेंटिफाइज इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरियाज, जहां पर बर्ड और बायोडाइवर्सिटी मिलती है ऐसे एरियाज को आइडेंटिफाई करेगा, किसके लिए, ताकि हम बर्ड को, उनके हैबिटेट को और ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व कर सके। देन नेक्स्ट देखते हैं फर्स्ट मीटिंग ऑफ पार्टीज, किससे रिलेटेड, कार्टेजिना, ऑलरेडी आप देख चुके हैं, ऑलरेडी एग्जाम में अभी पहले हम लोग देख चुके हैं, किस पे है, बायोडाइवर्सिटी में है, बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है। 23 से लेकर 27 बेसिकली 2004 में आपका लाया गया था, कुआलालंपुर मलेशिया में आपकी इसकी मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी। ठीक है, पार्ट 11 इसका कब हुआ है, 2022 में मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे बाद देखेंगे सीरा लियोन में इसका एक और रिसेंट आपको देखने को मिल जाएगा। इंडिया ने कार्टेजिना कब साइन किया था, 2001 में। किससे डील करता है, बायो सेफ्टी ना। बायो सेफ्टी बेसिकली क्या होता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो आपके ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें हमने कुछ ना कुछ चेंजेस किए हैं, जिसको जेनेटिकली मॉडिफाइड किया हुआ है, ऐसे ऑर्गेनिज्म से हम एनवायरनमेंट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उनसे कैसे बायो सेफ्टी हम बेसिकली करेंगे, वो आपका इसके अंदर में आता है। यूएसए इसका मेंबर नहीं है, किस चीज का, बायो सेफ्टी प्रोटोकॉल का,
या कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। तो ध्यान दीजिएगा, आपका बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल या कार्टेजिना प्रोटोकॉल एक ही है, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी की है। फिर बात करते हैं यूएन मिनिस्ट्री की। यूएन मिनिस्ट्री ने क्या किया था, इंप्लीमेंट करने के लिए, यानी अगर आप इंडिया लेवल पे बात करते हैं, कार्टेजिना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी को इंडिया में कौन इंप्लीमेंट करेगा, तो यहाँ पर इंप्लीमेंट करती है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। फिर आते हैं सैंडी एंड सलाइन एरिया, ठीक है, ये नेचुरल हैबिटेट होता है इंडियन एनिमल स्पीशीज का। बहुत सारी इंडियन एनिमल स्पीशीज के लिए सैंड और सलाइन एरिया उनका नॉर्मल होता है। नो प्रेडेटर इन दैट एरिया, यानी इस पर्टिकुलर एरिया में बहुत सारी ऐसी होंगी जिसका प्रेडेटर आपको नहीं मिलेगा। ये आपको ना क्वेश्चन में ऐसा दिया गया था, कौन सी ऐसी स्पीशीज जो इस एरिया में मिलती है, वो उसका नेचुरल हैबिटेट है, वहां पर उसका कोई प्रेडेटर नहीं है। और थर्ड आपको स्टेटमेंट क्या दिया था, थ्रेटन ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट, और क्योंकि इनका हैबिटेट डिस्ट्रक्ट होता चला जा रहा है इसीलिए थ्रेटन है। तो किसके बारे में बात हो रही थी, इंडियन वाइल्ड एस के बारे में। ये देखिएगा कहां पर मिलता है, रन ऑफ कच्छ में मिलता है। वाइल्ड एस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। 1972 में इसको क्या किया गया था, एस्टैब्लिश किया गया था। दूसरा, यहाँ पर एक तरीके की कम्युनिटीज मिलती है जिसका नाम क्या होता है, मालधारी, ठीक। ट्राइबल कौन्स होते हैं, हर्डर्स होते हैं, और आपके गिर फॉरेस्ट में देखने को मिल जाएंगे। तो ये देख लीजिएगा ध्यान से। फिर देखते हैं नेक्स्ट 10th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये यूपी में आया था। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ किस पे, बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं। कहाँ पर हेल्ड हुआ था, नगोया में हेल्ड हुआ था 2010 में। अभी रिसेंट की बात करेंगे 2024 की, COP 16 ऑर्गेनाइज की गई है UNCBD की। रिपब्लिक ऑफ कोलंबिया इसको क्या करने वाला है, होस्ट करने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। फिर 15th अगर बात करते हैं, COP 15 कुनमिंग चाइना में हुई थी, ठीक। CBD अगर आप COP 15 की बात करते हैं, मॉन्ट्रियल कनाडा। ये एक्चुअल में क्या हुआ था अगर आप देखेंगे तो ये शिफ्ट हो गई थी। क्यों शिफ्ट हुई थी, पर्टिकुलरली ये दो जगह पे है ना, वर्चुअली होस्ट करते हैं ऐसे करके आपको देखने को मिल जाएगा, दो जगह पे आपको देखने को मिल जाएगी, कुनमिंग चाइना एंड आपका मॉन्ट्रियल आपके कनाडा में। तो उसको कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के नाम से जाना जाता है, यानी कुनमिंग भी इसमें लिया जाता है, मॉन्ट्रियल भी लिया जाता है, एंड ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के नाम से इसको जाना जाता है। फिर आते हैं UN रेड प्लस प्रोग्राम। ये क्या है, बायोडाइवर्सिटी को पर्टिकुलरली प्रोटेक्ट करने के लिए आपका प्रोग्राम चलाया गया है। रेजिलियंस ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम के रेजिलियंस को बढ़ाने के लिए कितना उनका सहने की क्षमता है ना, कितना रेजिलिएंट है वो किसी भी चेंजिंग एनवायरनमेंट को लेके। पॉवर्टी रिडक्शन, गरीबी को कम करने के लिए। तो ये आपका इसका क्या है, पर्टिकुलरली टारगेट्स हैं। एंड अगर आप देखेंगे तो रेड प्लस का फुल फॉर्म क्या है, रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, यानी फॉरेस्टेशन की वजह से जो एमिशन बढ़ रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन से क्यों, प्लांट एब्जॉर्ब कर लेते थे, प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे, फॉरेस्ट डिग्रेड हो रहे हैं, उसी को हमको कम करना है। फिर आते हैं वन बेसिकली सोर्स, हम बात करते हैं वन रिवर सोर्स झारखंड में है। आपको क्या दिया रहता है ना, यूपीएससी का क्वेश्चन 2011 का, उसके बारे में फीचर्स दिए रहेंगे, नाम नहीं बताएंगे। कौन सी रिवर है जिसका सोर्स आपको झारखंड में देखने को मिलता है, दूसरी नदी है जिसका सोर्स आपको उड़ीसा में देखने को मिलता है। दोनों कहाँ पर जाके मर्ज करती हैं, भीतर कणिका में करती हैं। जो नदी झारखंड में निकलती है उसका कुछ अलग ही नाम है उड़ीसा में। तो क्या है, सबसे पहले जो है ब्रह्मणी, यानी ब्रह्मणी नदी का सोर्स आपको झारखंड में मिलेगा, उसको अगर आप देखेंगे उड़ीसा में किसी और नाम से जाना जाता है, एंड उसको झारखंड में साउथ कोयल के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी नदी है बैतरनी। दोनों नदियां आपके जाके भीतरकनिका में मिलेंगी। भीतरकनिका क्या है, बहुत ही बड़ा आपका प्रोटेक्टेड एरिया है, एंड वाइल्ड लाइफ बायोडाइवर्सिटी एरिया देखने को मिल जाता है। फिर आते हैं राजस्थान के क्वेश्चन पे, स्पीशीज डाइवर्सिटी इन हैबिटेट एट लोकल स्केल। हम ऑलरेडी देख चुके हैं अल्फा बीटा गामा डाइवर्सिटी, तो सबसे छोटे स्केल पे है तो अल्फा डाइवर्सिटी हो जाएगा। स्पीशीज रिचनेस क्या होती है, मेजर ऑफ स्पीशीज फाउंड इन कम्युनिटी, किसी एक कम्युनिटी में कितनी स्पीशीज आपको देखने को मिल जाएगी। बीटा डाइवर्सिटी, कंपैरिजन ऑफ डाइवर्सिटी बिटवीन इकोसिस्टम, यूजुअली मेजर्ड एज चेंज इन अमाउंट ऑफ स्पीशीज बिटवीन इकोसिस्टम। यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी को आप क्या करते हैं, इकोसिस्टम के बीच में, यहाँ पर लोकल स्केल में कर रहे थे, बीटा में क्या किया आपने, इकोसिस्टम के बीच में किया, एंड जो आपका चेंज इन अमाउंट ऑफ स्पीशीज है इकोसिस्टम के बीच में देखा जाता है। गामा पे आते हैं, मेजर ऑफ ओवरऑल डाइवर्सिटी, पूरी की पूरी डाइवर्सिटी आप किसी डिफरेंट इकोसिस्टम के एक रीजन के अंदर, बहुत बड़ा एरिया है उसके अंदर जितने आपकी इकोसिस्टम है, सारे इकोसिस्टम के बीच में जो आपकी डाइवर्सिटी है वो आपकी गामा। तो पहले छोटा आपका अल्फा, फिर बड़ा बीटा, फिर आपका गामा डाइवर्सिटी। रिचनेस क्या हो गई है कि आपकी कितनी स्पीशीज, एक कम्युनिटी की बात करें तो वहाँ पर कितनी आपकी स्पीशीज, कितने टाइप्स ऑफ स्पीशीज, नंबर ऑफ स्पीशीज मिल रही है, वो रिचनेस को बताता है, ठीक है। फिर आते हैं IUCN पे, ये आपका यूनाइटेड नेशन का ऑर्गन नहीं है, बहुत सारे फील्ड प्रोजेक्ट चलाता है ये, ठीक, किस लिए, ताकि हम बेटर तरीके से मैनेज कर सके अपने नेचुरल एनवायरनमेंट को, ठीक है। तो इसके बारे में था। साइट्स की बात करते हैं, कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑन एंडेंजर्ड स्पीशीज, ये लीगली बाइंडिंग होता है, ठीक है, यानी आप अगर इसके मेंबर हैं तो आपको इसकी बात माननी ही माननी है, इसके लॉज को इंप्लीमेंट करना ही करना है। ऑन स्टेट्स, वो स्टेट्स पे लीगली बाइंडिंग होता है जिसको ज्वाइन करते हैं, बट नॉट टेक प्लेस ऑफ नेशनल लॉज। बट ऐसा नहीं होता है कि आपके पास अगर आपका कोई नेशनल लॉ है तो उसकी जगह पर आ जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। फिर आते हैं इकोसिस्टम,
इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी, ये क्या है, ग्लोबल इनिशिएटिव है। फोकस किस चीज़ पे करता है, लोगों का अटेंशन ड्रॉ करने पे, ताकि हम बायोडाइवर्सिटी के इकोनॉमिक बेनिफिट्स को देख सकें। आपको सांस फ्री में मिल रही है, फूल देख रहे हैं, फूल को आप फ्री में तोड़ लेते हैं, वो सारी चीज़ें क्या है, कहीं ना कहीं इन पे इकोनॉमिक वैल्यू लगा दी जाएगी, तब हम उसका बेसिकली अच्छे तरीके से एक तरीके से मेजर कर पाएंगे कि कितना ज़्यादा ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कितने ज़्यादा हमारे लिए मूल्यवान है ये। प्रेजेंट अप्रोच दैट कैन हेल्प डिसीजन मेकर्स, अभी प्रेजेंट अप्रोच हम ऐसा लेके आएंगे ताकि कोई अगर इस पर निर्णय लेने वाले हों तो उनके लिए हेल्प हो जाए। रिकॉग्नाइज कर पाए, डेमोन्स्ट्रेट कर पाए, कैप्चर कर पाए वैल्यू ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी, जो भी बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम आपको दिख रहा है, नेचर की जो भी चीज़ है उस पर किस तरीके से हम वैल्यू टैग लगा सकते हैं वो आप देख सकते हैं। फिर आता है लायन टेल्ड मकैक के बारे में बात करते हैं। इसका नेचुरल हैबिटेट कहाँ है, वेस्टर्न घाट्स इंडिया में आपको देखने को मिल जाएगा। IUCN में इंडेंजर्ड कैटेगरी में है, केरला, कर्नाटका एंड बॉर्डर ऑफ तमिलनाडु को देखने को मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको अन्नामलाई टाइगर रिजर्व देखने को मिल जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1971 के शेड्यूल 1 में, ये देख लीजिएगा। फिर देखते हैं स्पीशीज नेचुरली फाउंड इन इंडिया, कौन कौन सी स्पीशीज आपकी नेचुरली मिलती हैं। सबसे पहले ब्लैक नेक्ड क्रेन, तो आपको 4 ऑप्शन से 4 में से ये आपकी इंडिया में मिल रही थी। ब्लैक नेक्ड क्रेन आपकी स्टेट बर्ड है जम्मू कश्मीर की। फ्लाइंग स्क्वारल, स्नो लेपर्ड, ये आपके सारे के सारे क्या हैं, नेचुरली मिलते हैं। स्नो लेपर्ड कैपिटल ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो आपको कहाँ देखने को मिल जाएगा, लद्दाख में देखने को मिल जाएगा। कौन सा एरिया है, हेमिस आपका नेशनल पार्क जो देखने को मिलता है, दैट इज आपका स्नो लेपर्ड कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है। सो बेसिक इसके बारे में देख लीजिएगा, थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन, एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बायोडाइवर्सिटी आपका कंप्लीट हो चुका है। दूसरे लेक्चर में हम लोग दूसरे टॉपिक के साथ में आएंगे। अगर लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, थोड़ा सा मेरे को भी मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं और जल्दी जल्दी वीडियोज़ आपके लेके आऊँ। थैंक यू एवरीवन।